Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. Today I am going to teach you Hindi Standard 10. ऋतुराज का लिखा हुआ एक काव्यखंड है जिसका नाम है कन्यादान। सबसे पहले हम कवि का परिचय जानेंगे ऋतुराज जी के बारे में। तो आइए पहले कवि के बारे में जानते हैं, ऋतुराज जी के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सामाजिक विषमताओं का वर्णन करने वाले कवि ऋतुराज जी का जन्म 1940 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। उन्होंने जयपुर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया। आजकल वर्तमान में ये सेवानिवृत्त हो गए हैं और सेवानिवृत्त होकर के जयपुर में रह रहे हैं। अंग्रेजी और हिंदी में भाषा पर, अंग्रेजी और हिंदी भाषा पर इनका समान अधिकार है। इन्होंने अपने लेखन में उन लोगों के विषय में लिखा है जिन्हें समाज में कोई नहीं पूछता। अपने लेखन में ऋतुराज जी ने ऐसे लोगों के विषय में लिखा है जो समाज में उनकी पूछ नहीं है। इनकी कविताओं में समाज में होने वाली घटनाओं या आसपास घटित होने वाली घटनाओं और विषमताओं का ही प्रतिबिंब नजर आता है। इनकी भाषा सरल और सहज है। आम आदमी भी आसानी से इनके भाषा को समझ सकता है। इन्होंने सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आइए इनकी रचना के बारे में देखते हैं। इनकी 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है। इनमें प्रमुख है एक मरणाधर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद इनकी रचनाएं हैं। ऋतुराज जी ने कन्यादान कविता को लिखा है। इस कविता में ऋतुराज जी ने माँ के दुख को प्रामाणिक बताया है, क्योंकि बेटी के कन्यादान पर परिवार में सबसे अधिक पीड़ा माँ को होती है। माँ के माध्यम से कवि स्त्री जाति को समाज में उसकी वास्तविक स्थिति समझाकर सचेत करना चाहते हैं। माँ का दायित्व है कि वह विवाह योग्य पुत्री को ऐसी सीख दे जिससे वह वैवाहिक जीवन के हर पहलू को समझने के योग्य हो जाए। इस कविता में ऋतुराज जी ने उस दृश्य का वर्णन किया है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही होती है। बेटियां शादी के बाद पराई हो जाती है
यह सारा संसार जानता है। और उन्होंने बताया भी है कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती है। जिस बेटी को माता पिता बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, शादी के बाद वह बेटी दूसरे घर की सदस्य हो जाती है। इसके बाद बेटी अपने माँ बाप के लिए एक मेहमान बन जाती है। इसलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जाहिर है कि जिस संतान को किसी माँ ने इतने जतन से पाल पोस कर बड़ा किया हो, उसे किसी अन्य को सौंपने में उसे बहुत गहरी पीड़ा होती होगी। जाहिर है बच्चे को पालने में माँ को कहीं अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसे विवाह के समय अपनी बेटी का दान करते वक्त लगता है कि वह अपनी आखिरी जमा पूंजी किसी और को सौंप रही है। ठीक है, तो इस कविता में ऋतुराज जी ने यही बताया है। आइए अब हम शुरू करते हैं कविता। कन्यादान कविता में ऋतुराज जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह सरल है, आसानी से समझा जा सकता है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए शुरू करते हैं कन्यादान कविता। चलिए बोर्ड पर देखिए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों और लयबद्ध पंक्तियों की। कन्यादान कविता में ऋतुराज जी क्या बताते हैं, आइए हम सुनते हैं। कवि ऋतुराज जी ने कन्यादान के समय माँ के दुख को बताते हुए कहते हैं कि माँ ने जो दुख अपने जीवन में उठाए हैं वे सब प्रमाण हैं कि स्त्री जीवन के कुछ आचरण हैं, कुछ नियम हैं जिसके अंतर्गत उनको रहना पड़ता है। तो आइए, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, उसका मतलब माँ का। यहाँ कवि ऋतुराज ने कन्यादान के समय माँ के दुख को जताते हुए बता रहे हैं कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त। बता रहे हैं कि एक माँ अपने जीवन में कितनी दुख उठाती है, यह उसके पास प्रमाण है। लड़की को दान में देते वक्त, वह कन्यादान के समय जब अपनी बेटी को दान करती है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। वह कन्यादान के समय अपनी बेटी को अंतिम पूंजी के समान किसी अन्य को क्या कर रही है, दे रही है। अपनी सजाई हुई पूंजी को माँ कन्यादान के समय किसी दूसरे को दे रही है। जैसे ऐसा लगता है कि उसकी जीवन भर की कमाई है और वह किसी को दे रही है। फिर क्या कहती है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। कह रहे हैं कि लड़की जो है जिस समय कन्यादान कर रही है तो कहती है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। कह रहे
कि उस माँ की बेटी अभी बहुत सरल है, बहुत भोली है, अभी सयानी नहीं थी। अभी सयानी नहीं थी का मतलब हुआ समझदार नहीं थी। दुनिया के रीति रिवाजों से वह समझदार नहीं थी। उसे सुख का एहसास तो था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कहती है कि उसकी बेटी भोली है, सरल है, समझदार नहीं है। वह सुख का अनुभव तो कर सकती है लेकिन दुख बांटना उसे नहीं आता है। लेकिन दुख बांटना नहीं आता यानी दुख को समझना उस बेटी को नहीं आता है। ऐसा लगता है पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। कहती है जैसे वह बालिका धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की लयबद्ध पंक्तियों को, कुछ तुर्कों और लयबद्ध पंक्तियों को, यानी कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे वह बालिका धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने का प्रयत्न कर रही हो। बात समझ में आ गई होगी। कन्यादान कविता में कवि ऋतुराज जी ने कन्यादान के समय माँ के दुख को बताते हुए कहते हैं कि माँ ने जो दुख अपने जीवन में उठाए हैं वे सब प्रमाण है कि वह स्त्री जीवन के कुछ आचरण है, नियम है जिसके अंतर्गत स्त्रियों को रहना पड़ता है। वह माँ कन्यादान के समय अपनी बेटी को अंतिम पूंजी के समान किसी अन्य को दे रही है। उसे लगता है कि मेरी अपनी जीवन भर की कमाई मैं किसी दूसरे को दे रही हूँ, ऐसा लगता है माँ को। फिर कहती है कि मेरी बेटी भोली है, सरल है, समझदार नहीं है। वह सुख का अनुभव तो कर सकती है लेकिन उस बेटी को दुख बांचना नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे वह बालिका धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने का प्रयत्न कर रही है। समझ में आ गया होगा। आइए इसी के साथ हम दूसरा स्टंजा भी शुरू करते हैं। देखते हैं। माँ ने कहा पानी में झांक कर, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। आग रोटियां सेंकने के लिए है, आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ ने कहा लड़की होना, माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कवि ऋतुराज जी कन्यादान के समय माँ के दुख को बताते हुए कहते हैं। इस स्टंजा जो है सेकंड नंबर, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रिझना। कन्यादान के समय, कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए कहती है, क्या कहती है? पानी, माँ ने कहा पानी में झांककर, क्या कह रही है? कह रही है कि तुम पानी में झांककर, माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कह रही है कि तुम पानी में झांककर अपने चेहरे पर, यानी अपने चेहरे की सुंदरता को निहारते मत रहना, अपने चेहरे पर मत रिझना, अर्थात बच के रहना। निहारते मत रहना का मतलब बच के रहना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। फिर माँ बता रही है कि परिवार में सब व्यक्ति से बच के रहना, क्योंकि रोटियां जो, आग जो है रोटियां सेकने के लिए है,
जलने के लिए नहीं, मतलब आत्महत्या करने के लिए नहीं है। परिवार में जहाँ तुम जाओगी वहाँ कई तरह के लोग मिलेंगे समाज के अंतर्गत, और कुछ ऐसे ऐसे बातें बोलेंगे जिससे तुमको क्रोध आएगा, ताना मारेंगे, क्रोध आएगा। क्या करेगी? बच के रहेगी, नहीं तो उनकी बातों में आकर के आत्महत्या मत कर लेना, जलना नहीं। इसलिए वो माँ कह रही है, क्या कह रही है? कह रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। मतलब आग जो है खाना बनाने के लिए है, किसी बात को सुन करके आत्महत्या करने के लिए नहीं है। फिर कहती है माँ, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। फिर माँ कह रही है कि वस्त्र और आभूषण स्त्री को भ्रम में डाल देते हैं, भ्रम में बांध करके रखते हैं। जो वस्त्र और आभूषण स्त्री के लिए बंधन के समान है, इसलिए वस्त्र और आभूषण पर तुम रिझना मत, किसी के बहकावे में मत आना। अंत में माँ समझाती है कि तुम, माँ ने कहा लड़की होना, अंत में माँ समझाते हुए कह रही है कि तुम लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी अंत में माँ समझाते हुए कहती है अपनी बेटी को कि तुम लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात कहने का मतलब है कि तुम ससुराल में जब जाओगी तो वहाँ पर डरपोक बन करके मत रहना, बल्कि निडर बन के रहना, साहसी बन के रहना। अगर कोई कुछ कहता है तो मर्यादा में रह करके ही उसको जवाब देना, मर्यादा विहीन काम मत करना। तो एक माँ कन्यादान के समय बहुत सारी बातें जो है अपनी बेटी को समझा रही है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह कन्यादान कविता आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम अगले पाठ में आप लोगों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।